Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। सी, एक चीज मैं पहले बोल देता हूँ कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई बुक से पढ़ने जाओगे तो आपके पास बहुत कुछ दिखेगा, मतलब बहुत कुछ है, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में, कि लगेगा कि ये भी इतना बड़ा सा टॉपिक है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा है नहीं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग बेसिक चीजें जान लेंगे उनके बारे में। और एक चीज है, कुछ कोचिंग का नोट्स वगैरह देखोगे तो उधर दिखेगा कि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है। मैं बोलूंगा ट्रिक्स का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितना ज्यादा ट्रिक्स यूज करोगे, इसका मतलब ट्रिक्स आपको याद रखना है कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। बट आप इसके अंदर जो है दो टाइप का सिस्टम है, एक तो होमोजीनियस सिस्टम है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। दो सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं और कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके बारे में आपका आइडिया हो गया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप मैथ्स का स्टूडेंट हो ना, आपको समझ में आएगा कि कोई एग्जाम, मान लो आपका एमएससी एग्जाम में है, मतलब सेमिस्टर एग्जाम, बीएससी सेमिस्टर एग्जाम, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा शायद लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। होपफुली आपको तो एक ही टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस टॉपिक के लिए मान लीजिएगा 20 शॉर्ट ट्रिक्स याद रखे हो, कितना प्रेशराइज होगा। तो लीनियर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक है, इनके लिए ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत नहीं है। आप खुद से कॉन्सेप्ट को देख के जाओ। एग्जाम हॉल में पर्टिकुलर एंगल से एक क्वेश्चन आएगा, उसको कैलकुलेट करके ही फाइंड कर लेना, ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सीओबी, इंटीग्रल इक्वेशन, ये सब जो है इनके लिए आपको फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए। तो उसको ही मान लो कि वो फॉर्मूला ही आपके लिए टिप्स है, तो उसको याद रखो। ज्यादा ब्रेन के अंदर रखोगे तो प्रेशराइज होगा और एग्जाम हॉल में भूलते जाओगे, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप का सिस्टम है, एक तो आपका होमोजीनियस है और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, ठीक है। धीरे धीरे देखो, एक बारी है, शायद 30-40 मिनट्स लगेगा, खत्म हो जाएगा। और उनमें से आपको लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है मैं बोल रहा हूं, होमोजीनियस। अभी देखो, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हूं, इनका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? मीनिंग मीन्स मैं हिस्टोरिकल मीनिंग वगैरह नहीं बोल रहा हूं। मीनिंग ये है कि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस है, जैसे मान लो a11 x1 a12 x2 प्लस डॉट डॉट करके a1n xn इक्वल टू b1। भाई इसको क्यों लिया मैं बोलूंगा, मतलब ये क्यों a11 ऐसा दिखने में सिमिलर टाइप का लिया हूं बाद में बोलूंगा। बट बात ये है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, कुछ वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है। n वेरिएबल्स का एक नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट पार्ट ये नॉन जीरो है, इसीलिए इसको नॉन होमोजीनियस बोल रहा है। और ये n वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है ना, जो वेरिएबल का कोई पावर नहीं है, पावर 1 है, पावर नहीं है बोलना गलत है, पावर 1 है सबका, तो ये लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब बहुत सारे है, मतलब जो n वेरिएबल्स है उनके लिए एक सिस्टम है। समझ में आया? मान लो हमारे पास टोटल m इक्वेशंस का सिस्टम है, तो इसको कैसे लिखोगे ना, देन इसको सिमिलरिटी फॉर्म में लिख रहा है, क्योंकि लिखने का एडवांटेजेस तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a21 x1 प्लस a22 x2 a2n xn। ये नाम का कोई मीनिंग नहीं है, मैं a11 a12 करके लिख रहा हूं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, P1 Q1 Q2 जो भी मन करे, कोई एक पर्टिकुलर, क्या वो रियल कांस्टेंट ही तो है भाई, कोएफिशिएंट, राइट दैट ना। तो ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इनको लिखूंगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ इसको कैसे करोगे? am1 x1 प्लस am2 x2 amn xn इक्वल टू bm। एम तक इसका मतलब क्या है? एम नंबर ऑफ इक्वेशंस है, इसको पूरा को बोल रहा है सिस्टम। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है क्योंकि सबका वो पावर वेरिएबल्स का
क्या है, 1 है, एंड कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं सिस्टम 1। ठीक है, सिस्टम 1 मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सिस्टम 1 कैन बी रिटन एज, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक में बहुत अच्छे से इसको लिखा है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं मतलब समझा रहा हूं कि ये सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या है, लीनियर क्यों है, नॉन लीनियर होगा तो क्या होगा, सब कुछ के बारे में आएंगे। ठीक है, मैं जो दे रहा हूं उसको यूज करके आपका एग्जाम हॉल का काम चल जाएगा। आपको बहुत अच्छे से आर्गुमेंट लिखना चाहिए, ऑब्वियसली बुक फॉलो कीजिएगा, आपको तो अभी कॉन्सेप्ट चाहिए ना, बुक में तो सब कुछ लिखा है। ठीक है ना, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी देखो, ये सिस्टम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम हम लोग लिख सकते हैं। हो यार, अभी ऐसे लिख सकते हैं, आप मानोगे नहीं, बट मैं ए को कैसे लिख रहा हूं नोटिस करो, A11 A12 A1n A21 A22 A2n, डॉट डॉट का मतलब तो समझते ही हो, M1 AM2 डॉट डॉट करके AMN। ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये कितना क्रॉस कितना आपको दिख रहा है, m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, राइट। और x क्या है भाई, यहाँ पे x क्या है, x1 x2 डॉट डॉट करके xn है। ये क्या है, ये क्या है आपका n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। व्हाट इज b, b क्या है भाई, b है आपका b1 b2 डॉट डॉट करके bm। ये क्या है, m क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ax को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू बी, दिस सिस्टम को सॉल्व करके देखो, दिस सिस्टम 1 आ जाएगा। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं इनका मैट्रिक्स फॉर्म इज दिस। समझ में आया, जो सिस्टम है उनका मैट्रिक्स फॉर्म इज दिस। नाउ ये क्या होगा, ये बेसिक, ये सबको आता है बट फिर भी करना है। ठीक है, नाउ सॉरी, नाउ हम लोग कुछ और देखेंगे। ये हो गया हमारे पास सिस्टम दिया होगा और उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखें, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म से ही सब कुछ करेंगे। मैं फिर भी बोल रहा हूं, लीनियर अलजेब्रा का अभी भी पॉइंट ये है, कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी दे दीजिएगा, मतलब ऑपरेटर फॉर्म में, फंक्शन फॉर्म में दे दिया तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आ जाइएगा। सब कुछ आपके लिए आसान है, अभी भी आसान है। जितना वो शॉर्ट ट्रिक्स को हटाओ दिमाग से, एग्जाम हॉल में बिल्कुल हो सकते हैं, मेरा भी हुआ था, कोई गलत नहीं है। मेरा लीनियर अलजेब्रा का मैं बोलूंगा तो मैं मेरे पास एक भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं था, मतलब 0 शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं गया था एग्जाम हॉल में। जितना अटेम्प्ट किया था मेरा सही हुआ था, बस पार्ट सी से एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उनका मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आता, समझ रहे हो, उनका मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो गलत हो गया था। अदरवाइज बिल्कुल सारे क्वेश्चन जितना अटेंड किया था वो पूरा का पूरा सही था। ठीक है, क्लियर। नाउ हम क्या करें, ये जो सिस्टम है इनका कॉरस्पॉन्डिंग आगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, एक नोट कर लेना, ये जो ए मैट्रिक्स में लिखा हूं ना, ए मैट्रिक्स जो लिखा हूं इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों बोलते हैं, कॉमन सेंस है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ऐसा नाम से आपको एग्जाम हॉल में देंगे नहीं, बस सामने दिमाग में आया उसको बोल देता हूं। ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम था, जो सिस्टम 1 था, नोट देखो, नोटिस करो, जो हमारे पास सिस्टम 1 दिया था, उन सिस्टम का जो x1 डॉट डॉट करके xn का जो कोएफिशिएंट्स था, कोएफिशिएंट से ही तो ए मैट्रिक्स को बनाया गया था ना, तो इसीलिए मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर। छोड़ो, अभी व्हाट इज आगमेंटेड मैट्रिक्स, आगमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम लोग
अभी जो सिस्टम वन था, ये जो सिस्टम वन था उसको लेके और कुछ नहीं बोलेंगे, उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स फॉर्म हमें मिल गया, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म मिल गया है, उन्हीं के बारे में हम लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है ना उनको यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलवेज बोले हैं मैट्रिक्स फॉर्म ही है, आपको सब जगह में हेल्प करेगा, ठीक है ना। नाउ आगमेंटेड मैट्रिक्स है क्या? आगमेंटेड मैट्रिक्स को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, वही A11 डॉट डॉट करके A1n, A21 डॉट डॉट करके A2n, M1 डॉट डॉट करके AMn, उनके साथ क्या होगा B, मतलब जो जहां था उनके बीच में एक ऐसे स्लैश टाइप का नोटेशन, ये नोटेशन है, ठीक है ना। ये हो गया ये आगमेंटेड मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन मैं पहले लिया हूं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा दिखते हैं। आगमेंटेड मैट्रिक्स को लेके ही हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन और उनका मैट्रिक्स फॉर्म लिख देते हैं, इनका आगमेंटेड मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है ना। ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स है भाई, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो डॉट डॉट करके एम रो, ये तो एम है क्रॉस, ये कितना है कॉलम, कितना है एन कॉलम है, उनके साथ और एक एक्स्ट्रा कॉलम है, तो n+1 कॉलम्स है, ऐसा ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसको आगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगमेंटेड मैट्रिक्स का और नोटेशन है, बीच में ऐसा देते हैं, ये भी आगमेंटेड मैट्रिक्स है जहां ये लिखा हूं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉट 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 करके, कुछ भी, मतलब दोनों को एक साथ लिया है, जो वेरिएबल्स है उसको नहीं लिया, जो नॉन होमोजीनियस पार्ट। अभी सोचो एक्स इक्वल टू 0 सिस्टम, ये क्या है होमोजीनियस सिस्टम, राइट, होमोजीनियस सिस्टम, इनके लिए आपको बोलेंगे कि आगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। आगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखोगे भाई, ए लिखोगे उनके साथ 0, ये 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है ना, एक कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर, राइट। मान लीजिएगा m×1 ऑर्डर का और n×1 ऑर्डर का, कुछ भी आएगा हिसाब से, ये सिस्टम कितना ऑर्डर का, मतलब कितना क्रॉस कितना, ये मैट्रिक्स है x कितना क्रॉस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके 0 होगा, बट 0 एक कॉलम वेक्टर है ना, तो ये उनके लिए आगमेंटेड मैट्रिक्स है, इनके लिए, राइट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास आइडिया था। अभी सोचो इतना कुछ ये बुक में लिखा होगा, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपको नोटेशन दिया होगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था, सिस्टम को लिखना था, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाना था, और आगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं देखना था, इतना ही हुआ, इतना टाइम तक, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट हो गया, आपको इतना ही सीखने को मिला। नाउ मेन काम में आ जाते हैं। बात क्या है, बात क्या है, पहले तो लिख लेते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं कुछ भी हेडिंग दिया हूं, क्यों, मैं पहले आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसको सिखाऊंगा, ठीक है भाई। ये कौन सा लाइन ड्रॉ हो रहा था, डेंजरस लाइन है, ठीक है, ये ठीक है ना। नाउ हमारे पास सिस्टम क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है, ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस बोला हूं, बी ऑब्वियसली नॉन जीरो, बी नॉन जीरो का मतलब कोई एक एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए, बात ये है, ठीक हो, छोड़ो। नाउ ये सिस्टम के बारे में लिख लेना, आपको याद होगा एक्स इक्वल टू बी सिस्टम बोल रहा हूं, मतलब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके दिमाग में है, और ये मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स कैसे दिखते हैं वो सब पता है। द सिस्टम ax equal to b is consistent if rank a by b equal to rank of a। समझ में आया,
ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए, देन क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। मतलब ये होगा तो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा और कॉन्सिस्टेंट होगा तो ये दोनों इक्वल होगा ही। समझ में आया? ये कॉन्सिस्टेंट के बारे में बोल दिया हूं। दूसरा पॉइंट मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, टेंशन नहीं लेने का। इट हैज, अच्छा इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ, ये रो नोटेशन से रैंक बोल रहा हूं, ठीक है ना, इतनी बार रैंक तो नहीं लिखूंगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आप सोचो, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए क्या था, m क्रॉस n मैट्रिक्स था, x क्या था, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स था, b क्या था, m क्रॉस 1 था। इस सिस्टम के लिए बोल रहा हूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, n है, x1 x2 डॉट डॉट करके xn तक n वेरिएबल्स था। तो क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा, इन दोनों को तो इक्वल होना है, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, आप बोल दोगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इट हैज इनफाइनाइटली एनी सॉल्यूशन इफ, ठीक है ना, इफ रैंक ऑफ a by b equal to rank of a less than number of variables। इसका मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू n। देन अभी सोचो, ये जो हम लोग नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है, ये कॉन्सिस्टेंट होगा कब होगा, दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए। कॉन्सिस्टेंट मीन्स उसका सॉल्यूशन है, कितने हैं हमें पता नहीं, कितना है हम लोग नहीं बोल सकते। बोलने के लिए और एक क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ वो इक्वल हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स से स्ट्रिक्टली छोटा, मतलब सपोज नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और इन दोनों का रैंक इक्वल टू 2 आ रहा है, देन बोल देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन दोनों का रैंक 0 आ रहा है, तब भी बोल देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें बस जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उनसे एटलीस्ट 1 कम होना है। अभी तो समझ में आया? देन क्या हुआ, तो रैंक दोनों का इक्वल होना ही है, देन कॉन्सिस्टेंट, इसका सॉल्यूशंस मिलेगा। कितना मिलेगा, उनके लिए यूनिक के लिए अलग कंडीशन है, इनफाइनाइट के लिए और एक अलग सा कंडीशन है। क्लियर? दैट्स ऑल। नाउ मूव करते हैं, और एक पॉइंट ऑब्वियसली आएगा। आप बोल रहे हो कॉन्सिस्टेंट होगा मीन्स ऑलवेज सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो और एक बात बोल देता हूं, आइदर तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन और मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल गया मीन्स आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, नॉट आर्गुमेंट वाइज। आर्गुमेंट वाइज आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा कि ये हो क्या रहा है, ऐसा नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, एक चीज मैं मानता हूं, देखो बहुत पहले मेरा बहुत ही कॉन्सेप्ट मतलब वीक था, तो उस टाइम मेरा रियलाइज करने का कुछ था नहीं। उस टाइम मेरा दिमाग में होता था बीएससी में सेमेस्टर पास करना है, रियली बोल रहा हूँ। उस टाइम मैं एलजेब्रा को देख के डर गया था। मैं पहले तो पता था बस ऐड करना होता, प्रोडक्ट करना होता, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता, ये सब क्या ही आ गया, ठीक है ना। उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था, बट बाद में आके रियलाइज किया ना, जैसे मेनली एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और रियल एनालिसिस भी सोच सकते हो। बात यह है कि अब कोई एक थ्योरम कर रहे हो, उनका प्रूव कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको याद रखे हो। लीनियर अलजेब्रा में एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको याद रखे हो ना, वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। आप एक एग्जाम्पल को कैसे अप्रोच कर रहे हो उसको ये आर्गुमेंट वाइज लिखने की कोशिश करो। हाँ, होगा नहीं जो बुक में स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस होता है ऐसे आप नहीं लिख पाओगे, बट फिर भी लोगों से अप्रिसिएशन आपको मिलेगा कि
आपने अप्रोच किए हो, उन लोगों ने सोचेंगे ये बंदा ट्राई किए है, बट आपको पता है कि आप क्या किए हो, ये एग्जाम्पल कैसे अप्रोच किए थे, उसको बहुत दिन पहले किए थे, उसको सोच के अब थ्योरम का प्रूव कर रहा हो। तो इसीलिए बोलते हैं एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन पता है तो थ्योरम प्रूव करना आसान हो जाते हैं, स्टेप्स भी याद रखना नहीं होता। ठीक है ना, ये है ना। तो क्या बोला हूं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो एक से ज्यादा मिलेगा तो इनफाइनाइटली में नहीं मिलेगा, वो एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। अभी इट हैज नो सॉल्यूशन कब होगा, आपको समझ में आ रहा है ना, नो सॉल्यूशन। और इट इज क्या बोलते हैं इसको, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट मीन उनका कोई मतलब एग्जिस्टेंट ही नहीं है, मतलब ये जो सिस्टम बोल रहा है इनका कोई सॉल्यूशन ही है नहीं, बस रैंडम बोल रहा है ये एक सिस्टम है, मतलब किसी के साथ किसी को जोड़ रहा है। बोल रहा है एक फैमिली बनाना है, मतलब कुछ फैमिली का मेंबर्स के अंदर बॉन्डिंग होना चाहिए, ऐसा बॉन्डिंग ही है नहीं, फोर्सफुली उसका एक फैमिली बना रहा है, इसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है ना, तो कब होगा, समझ में ही आ रहा है, रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा उनके साथ ए मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इन चारों केसेस है, चारों केस है नहीं, एक तो कॉन्सिस्टेंट है, एक इनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट होगा तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा ही, तो उनके लिए यूनिक इनफाइनाइट का दो सब पार्ट है। अच्छा इसको ऐसे देखो, वन का ये ए सब पार्ट है, ये बी सब पार्ट है, और ये 0.2 है। समझ में आया? ठीक है ना, कुछ भी है आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल तो आ ही रहा है, टेंशन नहीं लेने का। अभी देखो, अभी क्या है कि आप बोलोगे रैंक ऑफ ए फाइंड करना है एक बार, रैंक ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है दूसरी बार, ऐसा कुछ क्यों फाइंड करेंगे भाई। मैं एक एग्जाम्पल कहीं से उठाता हूं, रुको, मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊंगा क्या कुछ होने वाला है। अच्छा इजी वाला एग्जाम्पल आ जाओ फर्स्ट टाइम के लिए, देन तो इजी होगा ना। ठीक है, देखो रुको, देखो क्वेश्चन ये है, देखो मैं अब क्लियरली बोल रहा हूं, ये जैम 2019 का 19 का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। देखो मैं एक मतलब क्वेश्चन का बुक लेके बैठा हूं, तो उनसे जो क्वेश्चन मिला उसको कर रहा हूं। आप बोलोगे जैम का क्वेश्चन करके फायदा क्या है, आप सीएसआर नेट का कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, दोनों में सेम क्वेश्चन आती है, मतलब ये पर्टिकुलर ये टॉपिक से कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही है। कभी कभी जैम में भी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो नेट में इजी लगता है। ठीक है, बात ये है, पहले तो सीखो। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या है, फोर अननोन इन फोर अननोन्स x1 x2 x3 एंड x4। क्या है, कैसे दिखते हैं ना, सिस्टम को ऐसे दिए है, देखो सिस्टम ऑफ फॉर्म में दिए है, हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारी मर्जी। ठीक है ना, जो हमारे लिए एडवांटेजेस है, देखो ये x2 वेरिएबल है, समझ रहे हो कैसे सिस्टम को दिखते हैं। 5 है, x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस kx4 इक्वल टू 5, ये सिस्टम आपको दिया है। अच्छा बोल रहे इट हैज, अच्छा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे x3 था, समझ रहे हो, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 4, एक x3 छूट गया था। इट हैज नो सॉल्यूशन, देन k इक्वल टू कितना, ऑप्शन ए दिया है 5, बी दिया है 6, सी दिया है 7, डी दिया है 8। आप समझ रहे हो, ऊपर वाला सिस्टम दिए है 4 वेरिएबल का 3 इक्वेशन। अभी आप बताओ,
अच्छा, ऊपर वाला सिस्टम को ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखोगे। अच्छा, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये होगा तो कॉन्सिस्टेंट होगा भाई। ए कितना होगा, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो इनका रैंक तो 3 से बड़ा नहीं हो सकते ना, लेस और इक्वल टू 3। और ये जो 3 है इनसे 4 मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब इन दोनों का रैंक तो इक्वल हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं, बट 3 होगा और 3 से छोटा ही होगा, मतलब 4 से स्ट्रिक्टली छोटा है। इसका मतलब इन सिस्टम का नो यूनिक सॉल्यूशन। इसका कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे क्वेश्चन में तो बोला गया है नो सॉल्यूशन के बारे में, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को कैसे जांच करते हैं। तो क्वेश्चन को देख के ही बोलोगे 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस दिए हैं, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन तो कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, सो 2 पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। समझ में आया? आप एग्जाम हॉल में डायरेक्टली नो सॉल्यूशन के लिए अप्रोच करोगे, बट मैं इन जनरल अप्रोच बोल रहा हूं कि सब कुछ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिख जाए। 2 पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल, ठीक है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल, क्या क्या है? एक तो है नो सॉल्यूशन का, और दूसरा है, ये एक है, दूसरा क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, भाई, आगमेंटेड मैट्रिक्स को लेंगे। मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली आगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखूंगा, ठीक है। तो आगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ए का कोएफिशिएंट को बैठाओगे 1 2 3 4 1 3 5 के, अच्छा 5 को अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। और बी का क्या था, 4 5 5, ऐसा ही था, ठीक है। नाउ इनका रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, R21 -1। देखो मैं ये नोटेशन को ऑलवेज यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो के -1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड करूंगा तो न्यू 2 सेकेंड रो मिलेगा। समझ में आया? 3 1 -1 क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 0 1 2 3 0 2 4, ये क्या होगा आपका k-1, और ये हो जाएगा आपका 4, ये 1, ये 1, ऐसा ही आएगा। इसके ऊपर मैं फिर से यूज करूंगा ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, 3 2 -2, इसको यूज करूंगा। इसको यूज करने के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड रो में नो चेंजेस, 0 0 0, ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका k-7, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 1, ये -1। समझ में आ रहा है? ये हमारा गॉस मतलब एलिमिनेटरी रो ऑपरेशन के बाद इतना दूर तो आ गया ना। अभी बताओ, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा तो लेस देन 4 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी बोलो ये कब होगा, रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए कब होगा, जब इफ के नॉट इक्वल टू 7। देखो के नॉट इक्वल टू 7 होगा, इन दोनों का रैंक इक्वल हो जाएगा और 3 के साथ इक्वल हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी। अभी मेन बातों पे आते हैं। मेन क्या है, हमें क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये कब होगा, दिख रहा है ऊपर में, इफ के इक्वल टू 7 देन रैंक ऑफ ए क्या है, 2 है ना, लेस देन 3 इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का रैंक स्टिल 3 है, इनका रैंक 2 हो गया इफ के इक्वल टू 7। तो नो सॉल्यूशन केस। आपके पास ऑप्शन में कुछ था, ऑप्शन में एक ऑप्शन में 5 दिया था, सेकेंड ऑप्शन में 6 था, 7 था, 8 था। आपका आंसर क्या होगा, 7, राइट। तो ऑप्शन सी
समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत मुश्किल था? नहीं था। इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर कर दिया। अभी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, इसको तुरंत कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सीधे इसको लिखना है। और आपको यहाँ पे नो सॉल्यूशन चाहिए था तो उनके लिए अप्रोच कर दिया। आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो ऐसे कर लोगे। आपको यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप ये क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट ही नहीं करोगे। 4 वेरिएबल्स है, 3 सिस्टम है, तो उनका रैंक कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यूनिक सॉल्यूशन नेवर कभी नहीं मिलेगा फॉर दिस सिस्टम। समझ में आया? क्लियर? नाउ मूव करते हैं। और कुछ न्यू बोल सकता हूं कि नहीं? ये तो नॉन होमोजीनियस हो गया। अभी सोचो, नॉन होमोजीनियस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो होमोजीनियस हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? नॉन होमोजीनियस के ऊपर इफ b इक्वल टू 0, मतलब b सपोज आपके पास m×1 मैट्रिक्स है, ये m×1 कॉलम वेक्टर है, उनका ऑल एंट्रीज आर 0। समझ में आया? देन ax इक्वल टू b कन्वर्ट करेगा कैसे? ax इक्वल टू 0 पे। ये क्या है भाई? होमोजीनियस सिस्टम। अभी जो कोचिंग वाला नोट्स आएगा उनमें बोल देंगे होमोजीनियस सिस्टम के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। भाई कितना याद रखोगे? उन लोगों का कोई गलती नहीं है, मतलब हम लोग उनको जांच करने वाला भी नहीं है कि मतलब कैसे जांच कर सकते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। बट हम जैसे स्टूडेंट है, बट रियलिटी तो ये है ना, आप लोग मानोगे कितना शॉर्ट ट्रिक्स याद रखोगे भाई? सबका मेमोरी उतना अच्छा होता नहीं है, कुछ लोगों का होता है वो सब कुछ रट लेते हैं, बट वेरी डिफिकल्ट है ना भाई। शॉर्ट ट्रिक्स क्यों बनाओगे भाई? अभी बताओ, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, इज देयर एनी, अब धीरे धीरे सीखो, बहुत मजा आएगा। इज देयर एनी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन? देखो मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। क्या लिखा हूं मैं बोल देता हूं। मतलब हमें एक भी होमोजीनियस सिस्टम मिलेगा कि जिनके लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन है। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए चारों कंडीशंस पढ़ लिए थे, मतलब कॉन्सिस्टेंट कब होता है, इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है, और उनके लिए यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। अब पढ़ लिए हो। अभी उनके लिए बस b को 0 बना दिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये होमोजीनियस सिस्टम जो है इनके लिए नो सॉल्यूशंस का कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, आप बताओ। देखो ये ऑनलाइन हो रहा है और मैं लाइव क्लास भी नहीं ले रहा हूँ, लाइव क्लास लूंगा बट अभी मेरे लिए सिचुएशन है नहीं। मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मेरे लिए एमएससी के साथ साथ मतलब ऐसा है नहीं, वो कॉलेज में ना वो वाईफाई वगैरह स्लो होता है, डिस्कनेक्टेड वगैरह होगा। तो मैं जब घर चला जाऊंगा कुछ दिन के बाद ही, मेरा एमएससी खत्म होने वाला है, उस टाइम बिल्कुल मैं लाइव क्लास लूंगा, ये सब टॉपिक फिर से मैं कवर कर पाऊंगा ऑल, ठीक है ना। तो उस टाइम हम देखेंगे, बट अभी मैं सॉल्यूशन मतलब इसको कैसे आप अप्रोच करोगे बोलता हूँ। भाई ऊपर वाला में क्या देखे हो, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। भाई मैं ax इक्वल टू बी सिस्टम के लिए अप्रोच करूंगा, इनके लिए नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब रैंक ऑफ ए बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। बट यहां पे क्या भाई, हेयर बी इक्वल टू 0, तो भाई रैंक ऑफ ए बाई 0 ये रैंक ऑफ ए के साथ ऑलवेज इक्वल होगा ना, ये तो ऑलवेज होल्ड ना। सो क्या भाई, रैंक ऑफ ए बाई 0 ये कभी नॉट इक्वल टू ये हो सकता है क्या? नेवर पॉसिबल ना। सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? नो सॉल्यूशन मिलेगा, इसको लोग शॉर्ट ट्रिक्स बना देते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम है तो इनके लिए ऑलवेज नोट कर लेना कि इनके लिए नेवर नो सॉल्यूशन। भाई क्यों याद रखना है, इसको दिमाग से हटाना है। भाई मेरे को दे दीजिएगा होमोजीनियस सिस्टम, क्वेश्चन में पूछिएगा
कि इनका नो सॉल्यूशंस है, तो हम लोग उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू रैंक ऑफ ए बाई जीरो देखेंगे, इक्वल टू रैंक ऑफ ए लिख देंगे कि ये नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो हम लोग बोल देंगे नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसको क्यों शॉर्ट ट्रिक्स बनाना है। समझ में आया? ये था बेसिक चीजें है, आप कुछ भी करके याद रखिएगा, ठीक है ना। नाउ तो मेरा दो काम हो गया, एक तो बोला हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स ये सब के लिए जरूरत नहीं है, तो वो एक मोटिवेशन देने गया था, बट हमें तो समझ में आ गया नो सॉल्यूशन केस इज नॉट पॉसिबल फॉर होमोजीनियस सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट का कोई बात ही नहीं है। आ गया? इट इज ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। देन क्या, कॉन्सिस्टेंट के लिए दो केसेस है, ये कॉन्सिस्टेंट के लिए दो केसेस है, एक क्या है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो केसेस बांच रहा है तो होमोजेनियस सिस्टम होगा, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा भाई, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो 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 डॉट डॉट करके जीरो, ये आपका सॉल्यूशन है, ये एक्स है। ये सॉल्यूशन को ही हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं फॉर होमोजेनियस सिस्टम, और कोई नहीं होने वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग रैंक वाइज कैसे दिखाएंगे? रैंक ऑफ ए बाई जीरो इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये तो होगा जीरो मीन्स ये बी, अच्छा बी लिख देते हैं ना, ए एक्स इक्वल टू जी बी, ये बी क्या है यहाँ पे जीरो है, तो समझ लेना, ठीक है ना। ये इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये हो गया वेरिएबल्स क्या था, m क्रॉस n मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे n होगा, ये हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनके लिए क्या होगा, रैंक ऑफ ए बाई बी, ये बी जीरो है, समझ में आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन की बात हो रहा है। रैंक ऑफ ए, ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ, स्ट्रिक्टली लेस देन, समझ में आया, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या है, n है, तो देन क्या बोल दोगे, इन केसेस में इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर हो गया? ये क्या था भाई, इतना टाइम का जो 30 मिनट्स का 35 मिनट्स का जो लेक्चर चल रहा है, इसमें कुछ भी है आपको बहुत डिफिकल्ट लगा? बट यहां से बहुत मार्क्स आता है, पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट में, गेट में पूछा जाता है, जैम में पूछा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, कैलकुलेट करना है स्मार्टली, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको ही नोट कर लेना। मेरे से नहीं होता तो क्या मतलब, मैं एग्जाम हॉल में एक्यूरेट कुछ कर पाता तो मेरा भी और ज्यादा मार्क्स आता। मेरा आया था 111, तो आपको 111 की 150 भी मिल सकता है, मतलब आप खुद का मेहनत है, ये टीचर का नहीं है, आप खुद का है। क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट सब कुछ है, आपका एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा ना, तो आपका एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा ना, आपका मार्क्स इंक्रीज होता जाएगा। और आपका स्पीड जैसे होगा, ये स्पीड बोलते हैं, मेरा दोस्त बोलते हैं कि ऐसा नहीं सब दोस्त के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा है तो क्लोज फ्रेंड है, उनके लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। वो बोलते हैं भाई मेरा स्पीड है नहीं, तेरा तो स्पीड है। मैं बोलता हूँ देख भाई मेरा बात तो छोड़, मेरा तो स्पीड है बट मेरा कैलकुलेशन बहुत गलत हो जाता है आजकल। पहले स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेरा था, उस टाइम कॉन्सेप्ट क्या था, जीरो था, जीरो जीरो कॉन्सेप्ट था। अभी स्पीड पहली के जैसा ही है बट एक्यूरेसी तो गया, एक्यूरेसी गया, जीरो हो गया, मतलब बहुत कम होता है, बट कॉन्सेप्ट ठीक ठाक आ गया है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक आया है, मतलब बोल सकता हूँ एवरेज, बट ठीक है चला जाएगा। बट क्या है ना, एक्यूरेसी तो गया, आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। वो बोलते हैं मेरा भाई स्पीड नहीं है इसीलिए कुछ नहीं होता, स्पीड बोलते हैं, वो मानते हैं उनका स्पीड जीरो है। भाई स्पीड कहाँ से आता है, आपका दिमाग अच्छे से चलता है तो आप बोलोगे कुछ लोगों का आईक्यू ज्यादा है उनका स्पीड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आईक्यू किसी का 19 होता है, मैं सुना हूं, मेरा कोई आइडिया नहीं, किसी का 19% सपोज मान लो 19 है, किसी का 20 है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। ओनली थिंग हार्ड वर्क
वर्क आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। मैं जब क्लास 12 में था, 12 क्लास, मेरा क्लास स्कूल का जो HM हेड मास्टर थे, वो सर ने बोले थे कि तुमको कुछ, मैं पुअर फैमिली से था, मतलब फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। वो बोले थे कि तुमको कोई बुक, रेफरेंस बुक चाहिए। एक बुक तो मेरे पास था, बोला कि कोई टॉपिक के लिए बुक चाहिए। मैं बोला था केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए बुक चाहिए, और एक था मैथ के लिए। मैं उस टाइम ना MATHE MATICS मैं अभी भी स्पेलिंग करके लिखता हूँ। तो मैथमेटिक्स का ना स्पेलिंग गलत बोल दिया था, स्पेलिंग गलत बोल दिया था। सर बोल रहे थे कि तू मेरा स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब तू ऐसे नहीं बोला, तुम, आप, ऐसे कुछ भी बोले थे, पता नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट तो बहुत देते थे स्टूडेंट को, टीचर्स को। तो बात वो छोड़ो, बोल रहे थे कि तुम क्लास 12 में पढ़ते हो, मेरा स्कूल में साइंस में ऑलमोस्ट 95 से 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तुम उनमें से 11 में टॉपर बन चुके हो, 11 में, क्लास 11 में। मैं कोई एक दूसरा स्कूल से माध्यमिक के, मतलब क्लास 10 के बाद उधर गया था। तो बोल रहा है कि वो तो आप अब मेरा स्कूल में टॉपर बनने वाले हो और मैथमेटिक्स का स्पेलिंग याद नहीं है, कैसे करोगे मैथमेटिक्स। उस दिन दिल से बुरा लगा था, बट खुशी तब मिला था। बुरा लगा था ऐसे नहीं कि सर ने मेरा, मतलब मेरे को ऐसे, मतलब मजा लिए है कि ऐसे बुरा नहीं लगा था। उस दिन लगा था हाँ सच में यार बहुत डर लगा था कि क्या होगा लाइफ में। बट उसके बाद में से जब स्टार्ट किया था BSc, उसके बाद में से MSc तक जर्नी, MSc के बीच में JRF, गेट, इसमें जैम, ये सब जब हुआ था ना, मैं सोचा था, मैं उस टाइम बिलीव कर लिया था, मतलब किसी के लिए ना मेरे से हो पा रहा है तो किसी के लिए इम्पॉसिबल थोड़ी है, कुछ नहीं है। सोचो क्लास 12 में आ गया तो मेरा एज कितना हो गया, ऑलमोस्ट 17.5 टू ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया था मेरा एज। उस टाइम तक मेरा मैथ्स का ना बिल्कुल नहीं पता। सर तो बोले थे मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं आता तो तेरा मैथ्स कैसे होगा, तो क्लास 12 में पढ़ते हैं, वो तो स्पेलिंग की बात थे। सर इंग्लिश डिपार्टमेंट का टीचर थे वो HOD, तो वो तो स्पेलिंग बोल दिया। बट मुझे सच में, आप खुद का अंदर का दिल को झूठ नहीं बोल सकते हो, मुझे सच में पता था कि ये जो मैथमेटिक्स है ना, इनका कॉन्सेप्ट मेरा जीरो ही है। मुझे उस टाइम पता नहीं था। बोल देते हैं ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल क्या होता है, मुझे बस पता था ऐसा कुछ देखते हैं। मुझे कोई ऐसे कुछ दे दिया, इसको भी ट्रायंगल बोल दोगे, इनका तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये क्या है, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, ये सब मतलब मेरे को ना समझ में नहीं आता था। तो वहां से मैं वही बोलने आ रहा हूं कि यहाँ से इतना तक हो सकता है तो आपका भी 150 आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब मैं ये एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो मेरा वीडियो गलती से देखने आ जाएंगे और उनका टैलेंट से बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये सब कुछ नहीं था। मैं उन जैसा स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टेन और मैथ्स लेके क्या ही करूंगा। मतलब ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में बहुत सारा टैलेंटेड बच्चे हैं तो मेरे से क्या हो पाएगा। मैं बोलूंगा मतलब बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, क्यों उनके साथ आपको कॉम्पीट करना है, मतलब क्यों उनके साथ लड़ाई करना है। आप खुद के साथ खुद का कंपेयर करिएगा। आप सोचिएगा आप BSc में थे, आपका इम्प्रूवमेंट स्किल कैसा था, आपका इम्प्रूव कैसे हो रहा था। आपका मान लीजिएगा 20% इम्प्रूव हुआ था। अब BSc ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जाओगे ना, आपका 20% तो होना ही चाहिए, उनके साथ 2% एक्स्ट्रा होना चाहिए और 10% भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो गए चलेगा। अब ऐसे मत सोचो कि BSc सेकेंड ईयर आ गए हो, थर्ड ईयर में आ गए हो और थोड़ा 5% और ज्यादा इंप्रूव कर लो।
एमएससी में आ गए हो, सपोज आईआईटी नहीं है, कुछ भी एक यूनिवर्सिटी है, उधर जाके आप देख रहे हो। सोचो, मैं स्टोरी बोलता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि स्टोरी कहाँ ही शेयर करूंगा, कभी कभी सोशल मीडिया पे ही शेयर कर देते हैं। सुन लेते हैं। सी बीएससी बीएससी में आप एक कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज कहाँ पे? आपका स्टेट में, स्टेट का कोई एक कॉलेज में, ठीक है ना। आप अब उधर आपका पोजीशन क्या था? पोजीशन सपोज फर्स्ट था, फर्स्ट पोजीशन आपको मिलता था, बहुत खुशी है। अब एमएससी में आ गए हो, आप जैम का, मैं जैम से बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप जैम से आ गए हो, मैं मान लिया कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, कोई नहीं गए हो। उधर जाके आपका हालत ऐसा हो रहा है कि आप 10th पोजीशन पे हो, आपका पोजीशन 10 है। भाई इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है, आप बताओ। आपको लड़ाई, मतलब आपको फाइट किस से करना है? फर्स्ट से आप 10 में गए हो, आपको फर्स्ट में जाना है। और योर पास्ट सिचुएशन से प्रेजेंट सिचुएशन बेटर होना है, और उनसे फ्यूचर और बेटर होना है। बताओ, ये और में से आप ये फर्स्ट में से 10 में चले गए हो, इनमें से इधर जाना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूं खुद के साथ खुद का कंपेयर करो, सेल्फ कंपेयर, खुद के साथ खुद को कंपेयर करो ना भाई। तो कैसे है ना, बीएससी में आपका फर्स्ट ईयर में 20% इंप्रूव हुआ था, सेकेंड ईयर में उसको 30% करो, खुद का सेटिस्फेक्शन है। थर्ड सेमिस्टर में उसको 40% करो। एमएससी में फिर से आ जाओ, आपका रैंक 10 में है, कोई फर्क नहीं, फर्स्ट ईयर में से फिर से शुरू करो, उसको 50% बनाओ, पहले जो आप थे उनका 40% वर्सन को 50% बनाओ, सेकेंड ईयर में उसको और बनाओ, 70% बनाओ। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हो, बट कोशिश तो कर सकते हो ना यार। कोशिश कर लोगे ना, बन जाओगे। मैं जैसा स्टूडेंट था, मैं सोचा था कि आईआईटी में जाऊंगा तो मेरा प्योर मैथ्स 0 है, उस टाइम मानता था यार कि प्योर मैथ्स को डर लगता था। देखो रियली कोई बोलेगा नहीं, बोल देंगे कि प्योर मैथ्स मेरा वीक था, बोल देंगे तो इमेज खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा भाई? बीएससी में ही पढ़ा था फर्स्ट सेमिस्टर, तो लगता था आईआईटी में क्यों जाएंगे भाई, प्योर मैथ्स नहीं है और वो लोग तो 0-0 दे देंगे, मैं तो फेल हो जाऊंगा। बट अभी आके फेल हो गया क्या? प्योर मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं भाई, प्योर मैथ्स में मेरा ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि अप्लाइड का एप्लीकेशन का स्किल गया है, समझ रहे हो। तो इसका बात का एक ही मीनिंग है, आप फाइट करोगे तो कर सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं है, 0 से हीरो बन सकते हो। आपका टैलेंट है तो दिखा दो, आपका टैलेंट है तो दिखा दो, आपका कुछ नहीं होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाए, प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, बट टैलेंट को कौन रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है, तो समझ में आया होमोजीनियस सिस्टम क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम को मैं बोल दिया हूं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपका सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चंस आपको लेके सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस लेके मैं आपको सॉल्व करवाता हूं अच्छे से, ठीक है। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है चलो, एक क्वेश्चन ये है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही था, इसको मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही था, ठीक है।
ये है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, बोला गया है इज कॉन्सिस्टेंट नहीं दिया, इनकॉन्सिस्टेंट, इज इनकॉन्सिस्टेंट व्हेन B2 B3 इक्वल्स टू, ए में बोला गया है 220, बी में बोला गया है 032, सी में बोला गया है 221, डी में बोला गया है 2 -1 -2, यही बोला गया है आंसर। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? ए बाई बी मैट्रिक्स लोगे, उसके ऊपर प्रोसीड करते जाओगे, सेम रूल है, सेम टेक्निक, उससे अलग से मत सोचो, क्यों नहीं, मतलब कुछ नहीं फायदा होने वाला, क्यों करना, सॉरी ये इनके साथ B1 B2 B3 इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सीधी बात है, ठीक है, इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इसके ऊपर क्या करोगे, R2 1 -1 कर दोगे, ये ऑपरेशन का मीनिंग में क्लियर कर दिया हूं ना, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ ऐड करने से सेकेंड रो मिलेगा। मैं ऐसे RIJK लिखा हूं, इसका मतलब जेथ रो को के से मल्टीप्लाई करके आई के साथ ऐड करके न्यू आयत रो मिलेगा। क्लियर, ये है मेरा नोटेशन, ठीक है, ये नोटेशन का मीनिंग, ठीक है। नाउ -1 2 होगा, ये B1 ही रह जाएगा, ये क्या होगा 0 होगा, ये 3 होगा, ये -3 होगा, 0 होगा 2 होगा -2 होगा, ये B2 B1 हो जाएगा और ये B3 रह जाएगा। इनको अब बताओ R3 2 -2/3, यही तो करोगे, 1 -1 2 0 3 -3 0 0 0, ये तो हो गया भाई, ये B1 ही रह जाएगा, ये B2 B1 रह जाएगा, ये क्या होगा B3 -2/3 से B2 B1, ऐसा ही होगा। तो हमारे पास बोलो इनकॉन्सिस्टेंट, इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ A बाई बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये कब होगा भाई, जब B3 -2/3 B2 B1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाके होगा ना, सॉरी ये B1, राइट, ये कब होगा, तब जाके होगा। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करो। सी 2 2 0 था आपका फर्स्ट ऑप्शन, मतलब B1 का वैल्यू 2 है, तो B3 का वैल्यू 0 है, -2/3 B2 B1, तो 2 -2, ये क्या हो रहा है, टोटल 0 हो रहा है, बट ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन आपका था 0 3 2, फटाफट चेक कर सकते हो, ये क्या है, B3 का वैल्यू 2 है, -2/3 B2 -3 क्या है 0 है, इसको सॉल्व करो, 0 हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो ये भी गया, हमें 0 मिल रहा है बट हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो नहीं मिल रहा, तो ये दोनों गया। 2 2 1, इसको करो तो B3 का वैल्यू 1 है, -2/3 B2 B1 2 -2 इक्वल टू 1 आ रहा है, जो नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही है, तो दिस ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है 2 -1 -2, इसको करोगे तो -2 -2/3 से क्या होगा ना, B2 -1 -2, ये बिल्कुल 0 हो रहा है, जो नॉट इक्वल टू 0 हमें होना चाहिए, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। समझ में आया, इसको ऐसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ और एक एग्जाम्पल कर दूं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल कर देते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल नहीं करूंगा, इतना ही है, इतना का कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, इसका मतलब आपको Ax इक्वल टू बी, ऐसा कुछ सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट वाइज दे देंगे, ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन में दे देंगे, बी के बारे में बोल देंगे, एक्स के बारे में बोल देंगे, और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। समझ में आया, ये सब आपको पूछा जाएगा, तो यू कैन डू, राइट, मतलब इजी है,
अब सेम ही अप्रोच है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट, इसको प्रोसीड करते जाइएगा, आपका एक एक करके क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, जैम में भी आते हैं, पहले टीआईएफआर में भी आता था, बट आजकल तो मैं नहीं देखा हूँ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टीआईएफआर वाले देते हैं। बट ऑब्वियसली गेट और ऐसे सीयूए मतलब सीयू सेड वो क्या बोलते हैं सीयूईटी ये सब एग्जाम होता है, और जैसे एमएससी एंट्रेंस होता है, सेड एग्जाम होता है, इधर तो भर भर के सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। हाँ बहुत टाइम लिया हूँ, ये लगेगा कि इतना टाइम में से क्या ही हुआ है, बट कुछ नहीं है। आपको बस फास्ट का आप 30 मिनट्स देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफी है। और जिनको देखना है आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हो, ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। थैंक यू।